बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सईद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। बहुत सी खबरें हैं जिनका आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पैनल है हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा उज़्मा रियाज साहिबा, जबकि हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर गौस न्याज़ी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी मवासलाती राब्ते पर शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी पॉलिटिकल डिस्कशन पर जाने से पहले एक अहम मामले के ऊपर ज़रूर अपडेट लेना चाहेंगे और आपसे शेयर करना चाहेंगे, और ये मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त मौजूद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक़ वो रेफरेंस के जिसकी समाअत हो रही है। इसकी समाअत के हवाले से हुकूमत की जानिब से एक बहुत ड्रामाई हमने एक इक़दाम उस वक्त देखा कि जब वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर डॉक्टर सेनेटर फ़रोग़ नसीम साहब ने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थीं वज़ीर क़ानून की उनसे सुबुकदोश होकर मुस्ताफ़ी होकर हुकूमत की जानिब से बहैसियत वकील इस केस में पेश होने का फ़ैसला किया, और इस वक्त वो हुकूमत की पैरवी भी कर रहे हैं। समाअत जारी है और काफ़ी कमेंट्स होते हैं इसके ऊपर जो मीडिया में रिपोर्ट भी होते हैं, और फिर उन पर ज़ाहिर है कि जिस हद तक कायदे क़ानून की हदूद और क़यूद में रहते हुए तज्ज़िया और तबसरा मुमकिन होता है वो भी साथ साथ चल रहा है। मुख्तलिफ़ ओपिनियन है माशरे में इस हवाले से। कुछ लोग इस स्कूल ऑफ थाट के को सब्सक्राइब कर रहे हैं इस मामले में कि जनाब एहतसाब सबका होना चाहिए और क़ानून के सामने तमाम तबका हाय ज़िंदगी से मुताल्लिक़ लोग बराबर अंदाज से जवाबदेह होने चाहिए, चाहे वो मामला कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब कोई सवाल पैदा हो तो उसका जवाब आना चाहिए। जबकि एक दूसरा तबका जो कि ख़ासी बड़ी तादाद में है, उनका मानना ये है कि ग़ालिबन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक़ इस वक्त जो रेफरेंस है इसमें हुकूमत का कुछ मोटिव है। वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ शायद अनकम्फर्टेबल है उनके बाज़ फ़ैसलों को लेकर या उनके मिजाज को लेकर। बहरहाल ये भी एक पॉलिटिकल डिस्कशन बना हुआ है। इस हवाले से मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंकर पर्सन भी हैं, जनाब कमर ज़ैदी साहब। कमर ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा साहब। कमर ज़ैदी साहब, आप कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। काजी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कुछ आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को, और उस परसेप्शन के ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट दें कि जिसका मैंने इब्तदाई में जिक्र किया। रज़ा साहब, आपने दो ओपिनियन तो खुद ही बता दिए कि जो दो हल्का अहबाब हैं जिनकी जानिब से ओपिनियन डेवलप हो गए हैं इस केस में। आज की ताज़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। आज ये केस लगा हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसके बायस जो है समाअत को अब ये 2-3 दिन तक डिले कर दिया गया। ग़ालिबन 11 तारीख तक, जी 11 तारीख तक डिले कर दिया गया है और 11 तारीख को इसकी समाअत होगी। लेकिन अगर हम अपने नाजरीन के लिए कानूनी तौर पर इसको सम अप करें तो बेसिकली ये मामला रज़ा साहब जायदादों का है। ये उसी तरह का मामला है जैसा कि पनामा केस में एक मामला हमारे सामने आया था। जो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम है उन्होंने अदालत में जो मौक़िफ़ पेश किया, उनकी जानिब से कहना था कि जज साहब ने 2004 में जायदाद बनाई थी और 2011 में जो है वो उन्होंने बेटी का नाम जायदाद में शामिल किया गया है। तो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का ये कहना था कि जज साहब को चाहिए कि वो इन जायदादों की मनी ट्रेल फराहम करें, जबकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि ये जायदादें उनके नाम नहीं है, ये जायदादें उनके बच्चों या बीवी के नाम है। तो उनका मनी ट्रेल उन लोगों से, मुतल्लिका लोगों से मांगा जाए जिनके नाम ये जायदादें हैं, और ये जायदादें जो हैं मेरे नाम क्योंकि नहीं है, तो लिहाजा मुझसे ये ट्रेल क्यों मांग रहे हैं। तो अदालत में तकरीबन इसी मौजू पर सवालों जवाब और रिमार्क्स का सिलसिला चलता रहा। अगर थोड़े से रिमार्क्स मैं रिकॉल करूं और आपको बता दूं तो जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टैक्स कानून की पैरवी नहीं की गई है इस मामले में। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये भी कहा कि जज साहब 2009 में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की आमदन 3 करोड़ 72 लाख थी। बज़ाहिर लगता है कि बतौर वकील जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास काफी पैसा था और वो कामयाब वकील थे। हमें जज की बदबयानती या करप्शन दिखाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी रिमार्क दिए कि
ऐसा कुछ बताएं जिससे जुर्म साबित हो। उनका ये भी कहना था कि जज शीशे के घर में रहते हैं लेकिन वो जवाबदेह जरूर हैं आवाम के सामने, यानी अकाउंटेबिलिटी उनकी हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो रिमार्क दी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि जज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन कानूनी सवालात, कानून को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि हमें, चूंकि मुनीर ए मलिक जो वकील हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उन्होंने सारा केस ये बिल्ड किया हुआ है कि ये रेफरेंस जो है बदयांती पर मबनी है। अच्छा। तो इसमें जो है अब जजेस ये सवालात उठा रहे हैं कि इसमें वो पहलू दिखाएं जहां से हमें बैरिस्टर फरूक नसीम से पूछें जहां से बदयांती जाहिर ना हो, जहां से करप्शन का मामला जाहिर हो। जैसे अगर फरूक नसीम साहब की बात की जाए, एक बड़ा वैलिड पॉइंट उनकी जानिब से उठाया गया और वही वैलिड पॉइंट हमें पनामा के सिलसिले में, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है आपको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उनकी जानिब से भी यही आर्ग्यूमेंट हमने देखा वकील की जानिब से आए थे, और वो आर्ग्यूमेंट था रजा साहब के मनी ट्रेल जो है ना जायदादों की दी जाए। और बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने कहा कि अगर मनी ट्रेल जज साहब दे देते हैं, जज साहब आइन से मावरा नहीं है, आइन उन पर भी लागू होता है क्योंकि वो इसी मुल्क के शहरी हैं। अगर इन जायदादों का मनी ट्रेल दे दिया जाता है कि ये किस तरह से जायदादें खरीदी, तो मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन जज साहब ने मनी ट्रेल देने के बजाय जो है बाकायदा तौर पर इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने मनी ट्रेल या जायदादों के हवाले से कोई बात इस रेफरेंस से, अच्छा, यानी ये अमूमी तासुर जो पाया जा रहा है, कंबर कलामी हो रही है आपकी कि मनी ट्रेल देने की बजाय टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने का जो रास्ता है उसको इख्तियार करने पर तरजीह दी जा रही है इस मामले में। एक तो ये बात सामने आती है। दूसरी एक और अहम तरीन बात वो ये है कि मामला था जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक, ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर के ऊपर सवालनामा कहाँ से आया, क्यों आया और इसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? देखें, असल में ये ARU यूनिट जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसकी दरखास्त पे जो है बज़ाहिर कार्रवाई की गई, तो जजेस ने उससे मुतल्लिक कहा कि ARU कैसे मजाज फोरम है कि वो जजेस के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है या कार्रवाई की दरखास्त दे सकता है। और दूसरी बात फिर जजेस ने ये भी सवाल उठाया कि ARU की कानूनी हैसियत क्या है, हमें उसको जांचना है। जिस पर फरूक नसीम की जानिब से कहा गया कि कैबिनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस ये जो है गवर्न करते हैं और उनको इख्तियार देते हैं ARU को कि वो तहकीकात कर सकता है। और बेसिकली ARU की फंक्शनिंग के बारे में बताया गया कि ये एक ऐसा यूनिट है जो कि कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सर अंजाम देता है, जिस पर मिर्जा शहजाद अकबर के हवाले से भी सवालात उठाए गए कि उनकी क्या कैपेसिटी है और वो उनको किस तरह से ARU का हेड लगाया गया है। और जस्टिस मकबूल बाकर ने वाज़े तौर पर पूछा भी ये कि मिर्जा शहजाद अकबर पहले कहाँ पे रहे हैं और उनकी किस कैपेसिटी में वो इस ओहदे पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका फरूक नसीम साहब ने जवाब दिया। एक आपने बात की थी कि टेक्निकलिटीज की, फरूक नसीम साहब ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट किया कि इस केस में जो मौजूद जज साहब हैं वो टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं बजाय इसके कि वो मनी ट्रेल दे दें। लेकिन इसका काउंटर जो है रिमार्क भी वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको ये साबित करना होगा इस केस में कि जज ने बदयांती, ये रेफरेंस बदयांती पर मबनी नहीं है और जज ने करप्शन की है, इस वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस आया है और रेफरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए जज साहब जो है जो भी नताइज हैं उसके भुगतने। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जैदी साहब, मुफस्सिल आपने तज्जिया पेश किया और अपडेट किया हमारे नाजरीन को। सूरत हाल यही है कि परसेप्शन चाहे कुछ भी हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होना ज़रूरी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होते हुए नज़र आना भी ज़रूरी है। यही कानून है पाकिस्तान का भी और दुनिया का कानून भी यही है। देखते हैं कि इसमें ये मामला आगे किस तरह से बढ़ता है। 11 तारीख को अगली समाअत होगी, इसका हम इंशाअल्लाह आपसे मुसलसल फॉलोअप जारी रखेंगे। शुगर स्कैंडल, वीट स्कैंडल, इस नौइयत के जो मामला चल रहे हैं गुज़िश्ता दिनों, इस हवाले से इख्तिताम हफ्ता पर हमारे सामने तफसीलात आई कि केस को नैब भिजवाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब बहुत ओपिनियंस हैं इसके ऊपर, बहुत सारे इस पर सवालात भी हैं। उज़मा रियाज साहिबा से गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा। उज़मा रियाज साहिबा, एक मामला सामने आया, एक रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर कहा गया कि अब इसका फोरेंसिक ऑडिट होगा। फोरेंसिक ऑडिट एक फैंसी सा लफ्ज़ है। फोरेंसिक ऑडिट क्या चीज़ है कानूनी तौर पर, ये पाकिस्तान के 22 में से 22 करोड़ आवाम को नहीं पता, लेकिन उसके नाम पर कुछ टाइम गेन कर लिया आपकी हुकूमत ने
कि जनाब हम फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। अच्छा जी, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब तमाम मिलों का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। तो ये एक नई इस्तेलाहात के पीछे आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। ये आपके नाक़दीन का मौक़िफ़ है, किस तरह से डिफेंड कीजिएगा इसको? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से यहाँ आई है और इमरान ख़ान ने जब अपनी इस पार्टी को के लिए स्ट्रगल शुरू की और 22 साल जो उन्होंने ये मकाम हासिल किया, उसके पीछे यही सारी बातें थी, नई चीज़ें थी जिनको आवाम को नहीं बताया गया कि बेसिकली करप्शन क्या होती है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी ट्रेल क्या होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी आवाम को नहीं पता थी। तो वो तमाम चीज़ें आवाम के सामने लेकर आना, आवाम को बताना कि आवाम के साथ किस तरह से धोखा किया गया। आज 70 साल से हमें एकदम एक कह लें कि एक बिल्कुल पसमानदा और एक पिसी हुई कौम बना के रखा गया और इसकी तरक्की के लिए कोई वो काम नहीं हुए जो एक लीडर अपनी कौम को लेकर चलता है और अपनी कौम के लिए करता है। बहुत सी ऐसे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से आज 70 साल से हम इतने बैकवर्ड रहे। हम शुरू से मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आने की कोशिशों में अब हमारे पास यूथ कह लें कि टैलेंटेड यूथ की कमी नहीं है, हमारे पास ज़खायर की कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने 4 मौसम दिए हुए, हर तरह के अल्लाह तबारक ताला ने हमारे मुल्क पे एहसान किया हुआ, लेकिन उनको तरीके से इस्तेमाल ना करना, आवाम के लिए इस्तेमाल ना करना, आवाम को उससे फ़ायदा ना पहुँचाना, ये एक अहम चीज़ थी जिसको खान साहब ने लोगों में बड़ा अच्छे तरीके से अपनी बात को मनवाया, अपनी थिंकिंग, एक पॉलिटिकल विजन लोगों को दिया। और आज यही तमाम चीज़ें हैं जो आवाम के पास आई हैं और आवाम को पता चला है कि बेसिकली ये सब कुछ क्या होता है। और अगर आपकी कैबिनेट के अंदर अगर आपके साथ लोग अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं तो उनको भी किस तरह से अदालतों के थ्रू अपने आप को न सिर्फ क्लियर करना होता है बल्कि अपने आप को साफ करके इस कौम के सामने उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। सेनेटर साहब, सवाल वही है, अल्फाज का चुनाव मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि क्या ये कोई नई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे तहकीकात को लगाया जा रहा है नैब में केस भिजवाने की बात करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है और मैं जो समझ पाया हूँ वो जी आप जस्टिस फाइज ईसा वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, जस्टिस फाइज ईसा वाला केस पर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, कतई कलामी की माजरत। मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत की जानिब से जो शुगर और गंदम स्कैंडल को नैब भेजने का फैसला किया गया है, हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि नैब के पास जाना चाहिए, लेकिन बात वही आती है कि नैब का रवैया जो अगर हम पिछला देखें तो हुकूमत के साथ कुछ और रवैया होता है, हमारे साथ कुछ और होता है, अपोजिशन के साथ कुछ और होता है। आप देखें इससे पहले जो केस हमारे हुए उसमें शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नासिर इकबाल साहब और दूसरे जो साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब, उनको किस तरह फेस करना पड़ा और जो हुकूमत के साथ है उनको कैसे फेस करना पड़ा, ये सब आवाम के सामने है। ठीक है। और जो सेनेटर साहब, मुझे थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है आपके साथ, चैलेंज है थोड़ी सी ट्रांसमिशन। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, कहा जा रहा है कि कौम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है ये कहकर कि केस की तहकीकात अब नैब करेगी, चीनी और गंदम का स्कैंडल। 2 साल से ये जो अबू जहल की हुकूमत आई है, इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया हुआ है। आप देखें ना, ये जो एहतसाब की बातें अभी ये बच्चों की दूसरी किताब की जो बैरिस्टर साहब, मैं ट्रक की बत्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे शर्मसार था, लेकिन आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके बाद मैं बाकायदा शर्मिंदा हो गया। जारी रखिए। नहीं, ये लफ्ज़ इसलिए कि ये लफ्ज़ पैगम्बर पाक ने यूज़ किया हुआ है उन कुव्वतों के लिए जो होश से और अकल से और तदब्बुर से काम नहीं लेती। तो इससे बेहतर और मोतबर लफ्ज़ नहीं हो सकता। अब चलते हैं आगे। देखें, इन लोगों ने यह अभी आपको एक तोता कहानी सुनाई, करप्शन कैसे होती है, वैसे होती है, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है।
अब आपने देखा कि कैबिनेट ने सब्सिडी दी, पहले फेडरल कैबिनेट ने, जिसकी सरबराही हमारे इमरान खान नियाजी साहब कर रहे थे, जिन्हें मैं बुज़दार प्लस कहता हूँ, और निचली जो पंजाब कैबिनेट थी उसकी सरबराही बुज़दार साहब कर रहे थे। इन लोगों ने सब्सिडी दी, उस सब्सिडी से जितना अरबों खरबों रुपया कमाया, और कमाने वाले जो लोग थे वो किधर हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अपोजिशन के लीडर्स के नाम ECL में डाल दो, फौरन डाल दो, शोर मचा दो, हम बाहर नहीं जाने देंगे। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। पाकिस्तान के साबिक सदर को जब वो हुकूमत में थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, तो कहते थे कि इन्हें हम जाके दूसरे मुल्क के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, और अब साबिक सदर का नाम ECL के अंदर रखा हुआ है और वो इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उन्होंने जाना भी कहीं नहीं था। लेकिन क्या वजह है कि चीनी स्कैंडल के अंदर सबसे बड़ा नाम, वो जो शख्स अमीर तरीन, इनका फाइनेंसर, पूरे इलेक्शन, पूरी कैंपेन के दौरान इनकी सबसे बड़ी ATM मशीन, वो किस तरह मुल्क से बाहर निकल गई। सारे कमीशन की रिपोर्ट्स आने के बाद किसे जुर्रत हुई कि उसे निकलवाए। अब मुझे बताएं, इस फ्रॉड एहतसाब को, इस एहतसाब के तमाशे को कौन मानेगा। एहतसाब होगा अपोजिशन का ताकि इख्तलाफ राय ना कर सके, एहतसाब होगा मीडिया के लोगों का ताकि इख्तलाफ राय ना कर सके, एहतसाब होगा जजों का, मोतबर जजों का, जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। एहतसाब के लिए वो लोग हैं जो बाज़मीर हैं। बेज़मीर लोगों का इस मुल्क के अंदर कोई एहतसाब नहीं होगा। वो हमें तोता कहानियाँ सुनाएंगे। आप एहतसाब के वज़ीर रख के रोज़ यहाँ पे तमाशा लगाएंगे। आप हमें बताएं कि आपका ये जो कमीशन बना था, बड़ा आप इसका क्रेडिट लेते हैं। इस जो आपने बनाया कमीशन, उस कमीशन के तहत किसने इजाज़त दी, जिसका नाम निकला जहांगीर तरीन, कि वो मुल्क से बाहर दौड़ जाए। आपने ECL के अंदर उसका नाम क्यों नहीं डाला? क्यों कैबिनेट में ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया? इसके ऊपर आपने क्यों कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? देखें, अब ये तमाशा कितनी देर मुल्क के अंदर जारी रहेगा। आपने तो ट्रक की बत्ती के आगे लगाने की बात की। मुझे बताएं, 2 साल के अंदर इन्होंने क्या किया है? वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ ये जो महल तामीर किए हैं इन्होंने। ठीक है बैरिस्टर साहब, मुझे बताया जा रहा है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा उज़्मा रियाज साहिबा। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन की गुफ्तगू सुनी। सेनेटर साहब की भी कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई थी राब्ता मुनक़ता होने से पहले। मैं ये जानना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इतनी ज़्यादा खफा क्यों नज़र आ रही है हुकूमत वक्त से? बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जी, जिसमें वो चाह रहे होंगे कि हम उनको फेवर दें और हम उनको फेवर नहीं दे रहे थे। नाज़रीन को बता सकते हैं? बहुत सी बातें नाज़रीन को आपसे और मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे पता भी है। वो रोज़ टॉक शोज़ भी देखती हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। आज जिस तरह से अपोजिशन इकट्ठी हुई भी है, पहले भी इसे पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से नून लीग की गवर्नमेंट थी, और जिस तरह से इन्होंने आज कहा, अबू जहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे सबसे पहले तो मुझे इस बात का थैंक यू जी। अब मुझे बहुत अफसोस हुआ, बैरिस्टर होने के साथ साथ उस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज दुनिया को पता चल चुका है, अगर ये कहते हैं तोता कहानी, हाँ तोता कहानी है। इस तोता कहानी से ही तमाम दुनिया को पता चला अबू जहल कौन है और कौन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज जिस तरह से ये सब इकट्ठे हैं, पिछले 5 साल भी तो आप लोगों के पास थे, क्यों नहीं आपने साबित किया? नैप में जाते, आपकी बनाई हुई नैप है, आपके रखे हुए बंदे हैं। आज कोई ये साबित कर दे कि PTI का किसी ने उसके अंदर नायब कासिद भी रखा हो, आप लोगों के बंदे थे। PTI ने किसी के ऊपर केसेस नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए। आज ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और इन्हें हमें अबू जहल नजर आने लग गया। हरकतें इनकी अबू जहल वाली हैं, अवाम को इन्होंने लूटा। आज सिंध की हालत आप देख लें, सिंध के अंदर क्या क्या हालात जा रहे हैं। अब पंजाब की हालत देखें, पंजाब के अंदर क्या हालात हैं।
आप अगर हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि 70 साल से जो ख़ानदान पंजाब पे हुकूमत कर रहा था वो अभी भी कर रहा है। इससे पहले सिंध के अंदर जो हुकूमत कर रहा था वही ख़ानदान अब भी आ रहा है। एक वाहिद एक KPK की एक ऐसा सूबा है जो कभी भी जहनी तौर पे ग़ुलाम नहीं बना, और उन्होंने हमेशा उन बंदों को फेवर दी जिनसे उन्होंने देखा कि उन्होंने डिलीवर किया है, वो कौम और मुल्क के लिए सिंसियर रहे हैं। मतलब BRT की कारकर्दगी से मुतासिर होकर दोबारा वोट दे दिया उन्होंने। की कारकर्दगी की जो चीज़ है वो भी गई हुई है अदालतों के अंदर, उसके ऊपर भी सब चीज़ हो जाएगी। आप अगर बकौल इनके कि अगर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अगर हम इस किस्म के एक्शन ले सकते हैं तो आप मुझे बताएं और किसी के ऊपर क्यों नहीं हो सकते? बताया जा रहा है कि वो बैठे हुए बरतानिया में इस वक्त। देखें, बरतानिया में तो नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, पूरे मुल्क का सारा यहाँ से इन्होंने जी मनी लॉन्ड्रिंग करके सारा कुछ करके वो गए, उन्होंने अपना जी जिस तरह से उन्होंने अपना किया वो वहाँ पे जाके नहीं बैठे, उनको नहीं जाने दिया गया। अब अगर जहांगीर तरीन साहब गए हैं, हो सकता है उनके अपने पर्सनल कुछ काम हो, कुछ इस तरह से हो, वो अब वापस नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर बात आ जाती है शहबाज शरीफ साहब नहीं गए थे या बाकी और कोई इस तरह से नहीं गया और वापस नहीं आया, नहीं किया कि आप उस पे जी ले लें कि जी जहांगीर तरीन साहब गए हैं तो बहुत बड़ा हुकूमत है। लेते हैं इसके ऊपर। सेनेटर साहब, आपको मेरी आवाज वाज़ेह तौर पर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सेनेटर साहब, ये एक तो बरतानिया के साथ बहरहाल 200 साल तकरीबन इस खित्ते में हुकूमत करके गए और अभी भी हमारी जो शराफिया है इस मुल्क की वो बरतानिया ज़रूर जाती है। खैर, मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं इस पर सवाल पूछूं। मियाँ साहब वहाँ मौजूद हैं, छोटे मियाँ साहब भी थे, अब पता चल रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब भी चले गए हैं। तो ये आखिर क्या वजह है कि जब भी हमारा कोई सियासी रहनुमा किसी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की खबरों की जद में आता है तो वो आमतौर से बरतानिया चला जाता है? ऐसा क्या है बरतानिया में? देखें जी, पहली बात यह है कि जी नवाज शरीफ साहब को तो इन्होंने खुद भेजा है और कोई भाग के नहीं गए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी थी और फिर कोर्ट ने, बल्कि इन्होंने तो उस चीज़ को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की और कहा कि जी हम इसको कैश करें और कहा कि इतने अरब का तो अब 7 अरब का बांड निकले तब हम आपको जाने देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई बांड नहीं, को 50 रुपए के स्थान पे जाने दिए। इससे उनकी नवाज शरीफ की बीमारी को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। और ये मेरा एक से छोटा सा क्वेश्चन है, मासूमाना क्वेश्चन है। जरूर। ये अब तक हमें ये कहते रहे कि जी नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की 10 साल हुकूमत रही, 30 साल हुकूमत रही, क्या ऐसा भी अस्पताल नहीं बना सके कि क्या एक बंदा यहाँ इलाज करा सके? आज मेरे यही क्वेश्चन इस मोहतरमा से है कि जी आप 7 साल KPK में रहे, क्या एक भी अस्पताल ऐसे ही बना सके जिससे जहांगीर तरीन साहब अपना रूटीन का चेकअप करा सके? मियाँ साहब को तो प्लेटलेट्स का मसला है ना जी, और हार्ट का मसला है, उनके रूटीन के चेकअप के लिए वो गए हैं। तो ये भी रूटीन के चेकअप के लिए गए हैं जी। जहांगीर तरीन साहब भी रूटीन के चेकअप के लिए गए हैं। अगर आपके कायदीन वहां पे रूटीन के चेकअप करा सकते हैं तो जहांगीर तरीन के रूटीन के चेकअप पे क्यों ऑब्जेक्शन है? एक तो आप में बात सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं बिल्कुल है जी। जी सेनेटर साहब, आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। जब गए तो एक पूरा मेडिकल बोर्ड बना और इन्हें अपने जाती डॉक्टर भेजे, डॉक्टर फैसल गया, उसने कहा कि बाकी पोजीशन है तो इनको जाना चाहिए। तब वो चले गए और उसके बाद फिर कहा कि पता नहीं, तो वहाँ तो घूम फिर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और जहांगीर साहब अपना ट्वीट आप देख रहे हैं 2 दिन पहले का कि मैं रूटीन की चेकअप के लिए गया हूँ और मैं हर साल जाता हूँ और मैं 14 से जा रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊँगी। इसकी उनकी बातें की हैं। बात वही है कि जो हमें कहते हैं कि 3 साल हुकूमत की और मुल्क में कुछ नहीं किया, आज वो हमारे बनाए अस्पतालों में लोगों जो है वो उसको COVID-19 का इलाज हो रहा है, वहाँ इंस्टॉलेशन है, वहाँ टेस्ट हो रहे हैं और हमारी भाई PCR लैब में टेस्ट हो रहे हैं। इन्होंने आज तक एक वेंटिलेटर का इजाफा नहीं किया और जो वेंटिलेटर है जो पहले कार्डियक यूनिट होते थे वहां से निकाल के कोरोना वाले को लगा दिया। आज सेनेट की तकारीर आप देख लें कि तमाम जो हमारे सेनेटर साहब जो है बाकी सारे रो रहे होते कि मेरी फैमिली को है और मैं लाहौर में फिर रहे हैं और हमें कोई एक वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये किस किस्म के सिवाय ये पुरानी बातें बहस करते हैं, पुराने पॉइंट छेड़ जाते हैं। अभी तो आप बात करें ना कि जी ये जो अभी इतना 200 अरब का डाका लोग 2 महीने के अंदर आपने डाला, इसके जवाब दें। अभी ये इस पे पॉइंट्स करें कि हमने नैब को भेज दिया। सही, नैब ये वही नैब है जो पहले भी किसके ऊपर साफ कर रही है। अपोजिशन के लिए कुछ और उसका मैयार है, गवर्नमेंट के लिए कुछ और मैयार है। तो ये हमें से उम्मीद नहीं कि अगर नैब में ये केस भेजेंगे तो अगले दिन ये पाक साफ होके आ जाएंगे। ऐसा इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन
कहा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा दिया कि इमरान खान साहब सादिक अमीन है। और उनके जो फैसले हैं कोविड-19 के हवाले से आप देख रहे हैं कि आजकल के कितने केसेस हो रहे हैं, लोगों को अब जगह नहीं मिल रही। हुकूमत में ही पाकिस्तान पहली मरतबा आई थी और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर, वजारत सेहत के साथ मिलकर उन्होंने कुछ असाइनमेंट्स के ऊपर काम भी किया। गुज़िश्ता दिनों सिंथिया रिची की जानिब से बहुत संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कलीदी रहनुमाओं के हवाले से, जो कि उस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, वफाकी वज़रा दो का जिक्र है और जो इल्ज़ामात की नौइयत है वो बहुत संगीन है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसके ऊपर आपकी पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? देखिए, इल्ज़ामात की नौइयत संगीन नहीं है, इल्ज़ामात घटिया हैं। पहले उस खातून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो आलम इस्लाम की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, उनके बारे में बहुत घटिया गुफ्तगू की, बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की ट्विटर्स के अंदर। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने और जो करोड़ों अवाम हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एहतराम देते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। जब लोगों ने उसका जवाब दिया तो फिर उसके पास कोई तरीका नहीं था। फिर उसने कहा कि मेरे साथ 10 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने ज़्यादती की थी। देखिए, वो कोई इतनी बेकस खातून नहीं थी, अमरीकी शहरी है, जिस तरह की चालाक है उसे आप देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटी से समझ आ सकती है। और वो 8 साल के बाद किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जिन्हें आप संगीन कहते हैं और मैं घटिया कहता हूँ, उसके पास आखिरी हरबा यही था कि वो ये इल्ज़ामात लगाए। अब उसके इल्ज़ामात लगाने से बात नहीं बनेगी, जाए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करे। और मेरा सवाल हुकूमत पाकिस्तान और इदारों से है कि एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म और शहीद जमहूरियत के बारे में इतनी घटिया गुफ्तगू करे, उसे क्यों सपोर्ट दी जा रही है, उसके बारे में क्यों नहीं देखा जा रहा? बताया जा रहा है। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जनाब, वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू जारी भी रखनी है और एक सवाल भी है, वो ये कि बलूचिस्तान हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से रिजर्वेशन सामने आए हैं जिसके अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की रिलीज़ ना होने पर, बर वक्त रिलीज़ ना होने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एलाई है वफाकी हुकूमत की। किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? रज़ा भाई, ये बात बताती है कि ये मौजूदा हुकूमत हर सूबे के हक़ को तलफ़ कर रही है। सिंध हुकूमत के पैसे नहीं दे रहे, पंजाब हुकूमत में तो खैर एक गूंगी हुकूमत है, इसकी खुग्गू कोड़े की, वो बोलते नहीं हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत बोल रही है, तो ये वफाक इस वक्त गासिब का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा। जिसने तमाम सूबों के फंड्स को रोका हुआ है। दूसरी बात ये है कि मैं सिंथिया की बात कर रहा था। देखिए, आप तो इमरान खान साहब तो कंटेनर से नाम लेते थे आफिया सदीकी का। आफिया सदीकी की जगह ये इस खातून को ले आए हैं। आफिया सदीकी उधर की जेलों में है और ये खातून पता नहीं कहाँ की कौन खातून है, ये पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर लेके तो आपके दौरे हुकूमत में आया गया था पाकिस्तान। अब आगे हमने और भाई आने कोई किसी को देखे रास्ते नहीं आप रोक सकते, लेकिन इस हुकूमत को मैं तो कह रहा हूं ढूंढ के तो आप लाए थे, इस्तेमाल नहीं किया, हमने इजाजत दी, हमने कोई ढूंढ के लाए थे। कोई भी आए जो पाकिस्तान में उन दिनों में आता है किसी की हुकूमत के दौरान, वो हम तो नहीं लाते, लेकिन जो उसे बैक करता है, उसके जरिए क़यादतों को बदनाम करता है, सवाल उस पर है। अब अगले बढ़ते हैं। मैंने एक दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उस पर बड़ा शोर मचा, उसके बाद मोहतरमा ने 10 दफ़ा वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब मैं बताना चाहूँगा रज़ा भाई कि सादिक और अमीन ऐसी क्वालिटी है कि वो पैगाम वो अल्लाह पाक ने सिर्फ एक हस्ती को दी है और वो पैगंबर पाक है। उनके अलावा कायनात में कोई दूसरा सादिक और अमीन नहीं हो सकता। हर वो शख्स घटिया है जो रसूल पाक की सिफ्त को अपने नाम के साथ लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, जाहिल हो सकते हैं और अबू जहल भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? उसका नाम भी उमर बिन हशाम था। अबू जहल उसकी क्वालिटी थी। और क्वालिटी क्यों थी?
वो भी कंटेनर पे खड़ा होके चादर लेके किसी की नकलें उतारता था, किसी को दीवाना कहता था, किसी को गालियां बकता था, मुनाफकत करता था, झूठ बोलता था। तो अब ये किसी शख्स के अंदर, वो उमर बिन हशाम हो या इमरान खान नियाजी हो, उसके अंदर अगर ये क्वालिटी जहालत वाली होगी तो उसका नाम अबू जहल ही होगा। अब जाते हैं दूसरी तरफ। मोहतरमा ने बात की कि केपीके के लोग बड़े हैं, वो गुलाम पर ज़ेन के नहीं हैं। तो क्या पंजाब के लोग गुलाम हैं? क्या सिंध के लोग गुलाम हैं? क्या बलोच गुलाम है? क्या कश्मीरी गुलाम है? या गिलगित बल्तिस्तान के लोग गुलाम हैं? मैं आपके इस बयान की मजम्मत करता हूं। मेरे नज़दीक पख्तून गयूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी लोगों के ऊपर इस किस्म की कोई इल्ज़ाम और कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने एहतसाब की बात की थी। रज़ा भाई, आपने हमारी क़यादतों के खिलाफ केसेस बना लिए, आपने चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं रखा, आपने मोहतरमा फरियाल तालपुर को ईद के दिनों में भी जेल में रखा, आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा, खुर्शीद शाह साहब 1 साल से जेल के अंदर हैं। हमारी क़यादतें, आपने केसेस बना लिए ना, अब कानून हरकत में आए, आपकी जुबानें हरकत में ना आए, इन्हें कैंची की तरह चलाना बंद कर दें। अब कानून के तहत हमें मुजरिम साबित करें और अपने चोरों को, आटा चोरों को, चीनी चोरों को मुल्क से मत भगाएं। ये तोता कहानियां सुना के, आपने झूठ बोल बोल के ये जो तमाशा इस मुल्क के अंदर लगाया है, अब हम आपको इससे बचने नहीं देंगे। अब कानून के जरिए हमें मुजरिम साबित करें, हमारा लीगल ट्रायल करें, मीडिया ट्रायल करना बंद कर दें और अब पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा बंद हो जो आप लोगों ने किया हो शुरू। ठीक है बैरिस्टर साहब। उज़मा रियाज साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली। बलूचिस्तान हुकूमत आपकी इत्तेहादी बलूचिस्तान आवामी पार्टी की ज़ेर क़यादत जाम साहब हुकूमत चला रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अब जाम साहब को शिकवा हो रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। वैसे हमारे नाज़रीन को पता है कि जून का महीना फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, रश ऑफ एक्सपेंडिचर तमाम हुकूमती इदारों में होता है, चाहे वो वफाकी सतह के हों या सूबाई सतह के हों। इस वक्त ये फ्रिक्शन क्यों सामने आ रही है? एक पॉलिटिकल डिसहारमोनी बनते हुए क्यों हमें नज़र आ रही है? इस वजह से कि वफाक वो फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहा कि जो बलूचिस्तान वज़ीर आला के बकौल उनका हक़ है और उनका हिस्सा है। देखें, अभी जिस तरह से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने बात की कि जी वफाक किसी सूबे को फ़ंड नहीं दे रहा, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, फंड की बलूचिस्तान को तो शिकायत आ रही है सामने। देखिए, अगर आ रही है तो उसकी भी हम इंशाल्लाह ताला उनकी शिकायत को हम दूर करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद तो सारे सूबों को इख्तियारात मिले हुए हैं जी। सारा अगर देखा जाए तो सूबे तो वफाक पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो इतने उन्होंने अपनी इनकम खुद जनरेट करनी है, उन्होंने अपने सूबों को खुद चलाना है। बाकी अगर देखा जाए तो हर तरह की एजुकेशन उनके पास है, हेल्थ उनके पास है, पुलिस उनके पास है। क्या चीज़ उनके पास नहीं है कि जिस पे वो ये ऑब्जेक्शन करें कि जी हमारे पास इख्तियारात हैं और हम उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और सूबे बेचारे जो हैं पिस रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो जितना सूबों को बाख्तियार किया गया है उतना तो मेरे ख्याल में वफाक उस लिहाज से कमज़ोर हो गया है। बल्कि हम तो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ इस किस्म की लेकर आई जाए, तरमीम लेकर आई जाए कि जिस तरह से वफाक का होल्ड नहीं, जिस तरह से वफाक उस तरह से मजबूत नहीं, उस तरह से उसको मजबूत किया जाए। चारों सूबे 18वीं तरमीम के बाद हर तरह से आज़ाद है। जो थोड़े बहुत उनके जो फाइनेंस के जो बलूचिस्तान की तरफ से भी आ रहा है, पैसों के रिलीज का है या दूसरी वजारत का है, ये भी तो बताइए ना। अब पैसे जो उन्होंने जो वर्बली जो चीज़ शिकायत की वो पैसों की है। हाँ, थोड़े बहुत पैसों की वो उसमें हो सकता है और वो इंशाल्लाह ताला उनको मिलेंगे भी। ये नहीं कि खान साहब खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान के साथ कोई इस तरह से ज़्यादती करेंगे या उनको पैसे ना दें। वजारत का भी कुछ मसला हो सकता है, उसको भी देखा जाएगा और वो पार्टी जो हमारी हाई लीडरशिप है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकती है कि इसको वो किस तरह से डील कर रही है और वो कैसे डील करेगी। बाकी आमिर हसन साहब ने जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान की, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ी, कोई ऐसा बशर नहीं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर सके। देखें, कुरान अल्लाह तबारक ताला ने कहते हैं ना क़यामत तक के लिए नाजिल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है वो हमारे लिए मशले राह है कि हमने उनकी हयात तैयबा से सीखना है। बिल्कुल सीखना है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब। जिस तरह से मैं बिल्कुल जिस तरह से मैं सीता जो सनियात्री रिचर्ड जो ये जो खातून आई हुई हैं, उन्होंने जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल हटके कि मैं PTI की हूँ और वो पीपल्स पार्टी की है, मैं मजम्मत उनकी भी करती हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग
के उन तमाम लोगों की भी मजम्मत करती हूँ जिन्होंने उनके ऊपर अपने दौरे हुकूमत में गलत इल्जाम लगाए थे और उनके ऊपर गलत बात की थी। कोई कमेंट चाहिए आपका? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों नाराजगी नजर आ रही है वजीर आला की गुफ्तगू से? देखिए जी, बिल्कुल बलूचिस्तान वालों को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं। और बात ये पाल ले दें कि बात PTI वाले 18वीं तरमीम को ले जाते हैं कि जो वफाक है कमजोर हो गए। कभी वफाक कमजोर वफाक पर परफॉर्म करे, कोई कमजोर नहीं है। देखो यही 18वीं तरमीम थी और 2011 पास थी। हमारा दौर हुकूमत 13 से 18 तक रहा। न कभी वफाक को कोई प्रॉब्लम हुआ, न कभी हमारे डिफेंस को कोई प्रॉब्लम हुआ, न कोई सूबों को प्रॉब्लम हुआ। हमने तरफ आप जो है परफॉर्म करें, आप लोगों को रिजल्ट है, आप टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी शुरू करें। ये होता है तरीका। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे मुल्क चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपकी टीम चल रही है और आप एक मैसेज आ जाता है और ट्वीट आ जाते हैं, उससे मुल्क चलते हैं। कोई कभी नहीं चलेगा। ना कोई ना आपकी पॉलिसी है, चाहे कोरोना हो चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो। आप इस डॉलर का रेट कहाँ तक लेगा जी? बरामदात बढ़ेगी, कहाँ बढ़ी है? 1% 2% और बढ़िए। और जो आपने डॉलर जो है 36-40 रुपए को उसको कीमत जो है बढ़ा दी है। तो मेरा मतलब है कोई इनमें कोई गवर्नेंस करने की कोई चीज नहीं है। तरमीम कोई भी बुरी नहीं है। ठीक है। सारी 18 तरमीम तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर की थी और उसके अच्छे रिजल्ट निकले थे। और हमारे बलूचिस्तान के भाई जो बड़े एक आजाद बलूचिस्तान की बातें हो रही थी वो तब गई। हमने पूरे इख्तियारात दिए उसको और मुल्क में एक हारमोनी सी बनी। सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान एक अच्छी फिजा बनी। अब आप आके से इख्तियारात अगर लेंगे वापस वफाक को देंगे तो क्या इसमें मुल्क में यूनिटी कायम रहेगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यहीं पर मुकम्मल करना होगा। कल नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया, कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन के लिए। कोरोना के हवाले से अपनी एहतियात को हर सूरत में जारी रखिए। जी पाकिस्तान की।